जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट असद मिनहास और आप हमारा यूट्यूब चैनल मुलाज़ा फरमा रहे हैं। नाज़रीन, अहले इल्म कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने तख़य्युलात को जो है वो अपने लफ्ज़ों का रूप दे देता है, तो वो अपने फ़न का जो है वो मौला बन जाता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपने तख़य्युलात को जो है वो लफ्ज़ों का रूप देने के माहिर हैं और उनका अंदाज़े बयां और लबो लहजा और इसके अलावा उनकी जो दीगर सलाहियतें हैं उसमें उनका जो है वो कोई सानी नहीं है। हम मौजूद हैं आज जड़ांवाला में, तो हमने एक सिलसिला शुरू किया है अदबी बैठक का, जो हमारा ये सेगमेंट है दरख्शां सितारे। तो आज एक दरख्शां सितारे जो है हमारे साथ मौजूद हैं। वो एक शायर भी हैं, एक पुरनफीस शख्सियत हैं, नौजवान शायर हैं, अदब से ज़ौक़ रखते हैं। इसके अलावा तहसील जड़ांवाला में उन्होंने अदब के फ़रोग़ के हवाले से ग्रां खिदमात जो हैं वो अंजाम दी हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि उन्होंने जो स्टडी की है, उन्होंने बीएससी डबल मैथ फ़िज़िक्स के साथ और बाद में उन्होंने एमएससी की, लेकिन अदब के साथ उनकी जो मोहब्बत है वो काबिल सताइश है। हमें बड़ी हैरानगी हुई कि वो जो है वो फ़िज़िक्स के स्टूडेंट होने के बावजूद जो है अदब से इस कदर मोहब्बत रखते हैं। 50 से ज़ायद गज़लें जो है वो पढ़ चुके हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ मुल्क के मुख्तलिफ़ मशायरों में वो अपना कलाम पढ़ चुके हैं। इलाक़ाई हलकों में लोग उनको जो है वो बड़े मोतबर नाम के तौर से जानते हैं। एक ब्रिटिश तंजीम है, उनके चीफ़ गेस्ट के तौर पे भी अपनी खिदमात जो है वो सरअंजाम दे चुके हैं। ये मुख्तसर सा उनका तारफ़ था। आज हम उनसे गपशप करेंगे, उनका कलाम भी सुनेंगे और उनकी मीठी मीठी बातों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं फ़रूक भट्टी साहब, जिनका तल्लुक़ है तहसील जड़ांवाला से। हम उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आजकल क्या कर रहे हैं और उनके जो कलाम हैं वो क्या हैं। जी फ़रूक भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है, करम है। खैरियत से हैं? कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्र है। फ़रूक भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और हमें, तो आप ये बताएं कि आजकल आपकी क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं? अदब के साथ एक रूह का ताल्लुक़ है। तस्कीन होती है जब कोई लिखने वाला कोई लिटरेचर के साथ अटैच बंदा, उससे जब मुलाकात होती है तो बहुत दिली खुशी महसूस होती है। वैसे मेरा ताल्लुक़ बेसिकली टीचिंग के साथ है और मैम इधर अपना एक प्राइवेट अदारा चला रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो साथ साथ जो मेन चीज़ मेरी जो एक समझ लें कि जैसे कोई बंदा कोई एक बड़े लंबे सफ़र के बाद जब उसको मंज़िल मिलती है तो उसको जो खुशी मिलती है वो हमें खुशी सिर्फ़ और सिर्फ़ शेर के साथ ही मिलती है। फ़रूक भाई, ये बताएं कि शेर कहने कब से शुरू किया आपने? शेर बाकायदा तौर पे तो अभी 4-5 साल हुए, जो तरतीब के साथ एक शेर, जो शेर के लवाज़मात हैं, जो शेर के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके बारे में आगाही और उनका 5वीं क्लास के अंदर तकरीबन कोई 1000 के लगभग शेर मुझे याद थे और पहला शेर मैंने 6ठी क्लास के अंदर कहा था। जो सबसे पहला शेर कौन सा कहा और सबसे बेहतरीन गज़ल जो है वो आपकी कौन सी है? आपने आज अपना जो ऐसा कलाम जो आपने कभी ना सुनाया हो वो भी आज अपने जो नाज़रीन हैं उनको सुनाना है। मुझे बड़ा याद है, एक दफ़ा मज़दूर डे था और रात को हम सिनेमा चौक के अंदर बैठे हुए थे, तो मैंने जो शेर कहना चाहा, मज़दूर के लिए मैंने शेर कहना चाहा, तो मैं 3 घंटे बैठा रहा लेकिन शेर नहीं हुआ। अचानक मैं उठ के सिगरेट लेने के लिए गया, तो रास्ते के अंदर जो 2 मिसरे मुझे वहाँ पे ये एक अल्लाह तबारक व तआला का करम है, इल्हाम हुए 2 मिसरे, वो मेरी पहचान बन गए और अभी तक वो मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर और बाद इसके जो आउट कंट्रीज़ के अंदर अदबी तंजीमें हैं उनसे भी उस शेर को बहुत ज़्यादा हद तक पजीराई मिली। एक सूरज है कि जाते हुए यूं देखता है, एक सूरज है कि यूं जाते हुए देखता एक है। सूरज है कि जाते हुए यूं देखता है, जैसे मजदूर को उजरत की तलब होती है। वाह 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 वाह। ये पहला शेर था जिसकी वजह से मुझे शोहरत मिली और लोगों के अंदर ज़बान ज़द आम हुआ। पहली गज़ल जो मैंने इस मैदान में आकर कही, वो बहुत सी अनकही बातें पड़ी हैं, बहुत सी अनकही बातें पड़ी हैं, कहीं गज़लें कहीं नज़में पड़ी हैं, कहीं गज़लें कहीं नज़में पड़ी हैं, बहुत सी अनकही बातें पड़ी हैं, कहीं गज़लें कहीं नज़में पड़ी हैं। ज़रा देखो मेरे कमरे का मंज़र, जरा देखो मेरे कमरे का मंजर, ज़रा देखो मेरे कमरे का मंज़र, तेरी सुबह तेरी शामें पड़ी हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ज़रा देखो मेरे कमरे का मंज़र, तेरी सुबह तेरी शामें पड़ी हैं, तेरे गाँव का रास्ता देखते ही
किसी पत्थर में फिर सांसें पड़ी हैं। वाह 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 वाह, तेरे गांव का रास्ता देखते ही किसी पत्थर में फिर सांसें पड़ी हैं। मिले फुर्सत तो ले जाओ ना आकर, मिले फुर्सत तो ले जाओ ना आकर, ये मेरे हाथ पर आंखें पड़ी हैं। मिले फुर्सत तो ले जाओ ना आकर, ये मेरे हाथ पर आंखें पड़ी हैं। ये खुशबू सी कहाँ से आ रही है, ये खुशबू सी कहाँ से आ रही है, हवा की जेब में चीजें पड़ी हैं। अभी धूप का कुर्ता सिया है, अभी तो धूप का कुर्ता सिया है, अभी तो कुछ फटी रातें पड़ी हैं। अभी तो धूप का कुर्ता सिया है, अभी तो कुछ फटी रातें पड़ी हैं। शबे फुरकत मेरे तकिए के नीचे, शबे फुरकत मेरे तकिए के नीचे, तेरे वादे तेरी कस्में पड़ी हैं। शबे फुरकत मेरे तकिए के नीचे, तेरे वादे तेरी कस्में पड़ी हैं। मेरी फारूक मंजिल है ज़मीं पर, फलक की गोद में राहें पड़ी। बड़ी बेहतरीन गज़ल जी फरूक भट्टी साहब ने आपकी नज़र की, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। एक और गज़ल आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ कि कौन सा अब किसी जन्नत से निकलना है मुझे, कौन सा अब किसी जन्नत से निकलना, कौन सा अब किसी जन्नत से निकलना है मुझे, मैं तेरे दिल में हूँ इज्जत से निकलना है मुझे। कौन सा अब किसी जन्नत से निकलना है मुझे, मैं तेरे दिल में हूँ इज्जत से निकलना है मुझे। बर्फ पिघलेगी तो कोसार भी रास्ता देंगे, बर्फ पिघलेगी तो कोसार भी रास्ता देंगे। धूप के तख्त पे गिलगित से निकलना है मुझे, बर्फ पिघलेगी तो कोसार भी रास्ता देंगे। बिल्कुल ऐसे। धूप के तख्त पे गिलगित से निकलना है मुझे। राह के पेड़ जरा देर ये बारिश थम ले, राह के पेड़ जरा देर ये बारिश थम ले, मैं मुसाफिर हूँ तेरी छत से निकलना है मुझे। क्या कहने, थाम लेता हूँ तेरा हाथ मगर ये तो बता, थाम लेता हूँ तेरा हाथ, थाम लेता हूँ तेरा हाथ मगर ये तो बता, किस तरह पहली मोहब्बत से निकलना है मुझे। थाम लेता हूँ तेरा हाथ मगर ये तो बता, किस तरह पहली मोहब्बत से निकलना है मुझे। जर्द पड़ता हुआ इंसाफ लहू मांगता है, जर्द पड़ता मुझे इंसाफ लहू मांगता है, सुर्ख रूह हो के अदालत से निकलना है। फरूक भाई, आज का ये जो दौर चल रहा है, नौजवान अदब से बिल्कुल दूर हैं, किताब की मोहब्बत जो है वो दिन ब दिन ख़त्म हो रही है। सोशल मीडिया की अहमियत तो जो है वो अपनी जगह मौजूद है, ठीक है, लेकिन इसके सोशल मीडिया की मौजूदगी में किताब से जो मोहब्बत है ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को अदब के करीब लाने के लिए कौन से इक़दाम ज़रूरी हैं? क्योंकि आप चूँकि नौजवान हैं और अपनी जवानी के अंदर ही आपने जो है अदब से इतनी गहरी मोहब्बत जो है वो पाल रखी है कि आप शेर भी कहते हैं, तो जो दूसरे नौजवान हैं उनको हम अदब के नज़दीक कैसे ला सकते हैं? मेरा ख्याल है कि एक ट्रेंड सेट हो जाता है, एक ये इनकलाबी बातें हैं। आप रेडियो से लेकर सोशल मीडिया तक का सफ़र देखें, आप सहाफ़त के साथ अटैच है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। जब रेडियो के बाद टेलीविज़न आया तो रेडियो को कोई माने या ना माने, रेडियो का वो मयार नहीं रहा जो टेलीविज़न ने चीज़ें फराहम की। फिर टेलीविज़न उस वक़्त का ट्रेंड सेट बन गया और लोगों ने टेलीविज़न को ज़्यादा अप्रिशिएट किया और टेलीविज़न के साथ अपना टाइम गुजारा। उसके साथ जैसे जैसे इसके अंदर इनकलाबी अदवार गुजरे हैं, उसके साथ साथ इसमें चेंजिंग आती रही है। लिहाजा किताब भी मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। किताब से जो लवर हैं, किताब के लवर हैं, किताब से मोहब्बत करने वाले हैं, मैं उनकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन हमें ये बात देखना होगी कि अब हम जो अपनी बात है, अपनी शेर हैं, या इस तरह जो हमारा सारा सिस्टम है वो हम अदीब नौजवानों तक के नौजवान जो अहले ज़ौक़ हैं उन तक वो कैसे पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा एक वास्ता है। किताब भी ज़रूरी है, लेकिन अब किताब से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया को टाइम देते हैं। मैं कहता हूँ कि इसका कोई ऐसा सिस्टम बना देना चाहिए कि जैसे यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं या जो नौजवान हैं मेरी तरह, वो मोबाइल के ऊपर ही इसको मतलब एंजॉय कर सकें। इसके PDF फाइल्स के अंदर किताबों को चेंज करना चाहिए और इसमें आसानी पैदा करनी। ये आसानी है, किताब से मोहब्बत एक और सिस्टम है, ये आसानी है। आसानी के अंदर लोग अब आसाइश ज़्यादा हो गए। अब लोगों में वो जुर्रत नहीं रही कि लोग किसी भी चीज़ के लिए कुछ मेहनत करना चाहें। लोग अब आसाइश ज़्यादा हो गए, वो आसानी को ज़्यादा जो है वो उस पर फोकस करते हैं। इसलिए उनको इसके अंदर PDF फाइल्स बना के देनी चाहिए ताकि वो आराम के साथ इनके साथ अपना टाइम गुजारें।
آپ نے کہا کہ علی زریون اور تہذیب حافی کے ساتھ میرا وقت جو ہے وہ گزرا ہے، ان کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ مشاعرے بھی پڑھے ہیں، تو ان دونوں شخصیات کیونکہ یہ ابھرتی ہوئی شخصیات ہیں، نوجوانوں میں اس وقت ایک نام ہے، ان کے جو شعر ہیں وہ اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ ید طولہ رکھتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ بھائی یہ ایک بڑا مہمہ ہے، میں سمجھتا ہوں لوگ دیکھیں یہ علی زریون بھائی جو ہیں یا تہذیب آفی بھائی ہیں، یہ تو ایک ان کا ایک سٹینڈرڈ بن چکا ہے اور وہ ایک دنیا ان کو تسلیم کر چکی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک فیملی کے اندر، ہم ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، اگر ہم ایک گھر کے اندر اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو عزت نہیں دیں گے جو اس کا حق بنتا ہے، تو وہ ہماری عزت کریں گے؟ یا وہ جو ہے وہ ہم ان کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ اس لیول کی جو شہرت ہے وہ بغیر کسی بیس کے حاصل کر لیتا ہے، ان کی محنت ہے۔ علی زریون بھائی ہیں تو انہوں نے 20 سال 25 سال صرف شعر کو دیے، انہوں نے شعر کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، اور ان کی شاعری جو ہے وہ ان کا جنون ہے۔ اور میں جس حد تک میں نے میری جو ان کے ساتھ چیدہ 1 2 یا 4 جتنی دفعہ بھی ملاقات ہوئی ہے، میں نے علی زریون کو بہت اچھا پایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علی زریون جو ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں، شاعر کے ساتھ ساتھ بھی۔ اور تہذیب آفی بھائی بھی جو ہیں، یہ بھائی جو بھی میں یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آج آپ میرے پاس آئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایسے نہیں آئے، میری کچھ نہ کچھ اس کے پاس پیچھے میری بھی تھوڑی سی محنت ہوگی، یا جو بھی اللہ کا فضل ہوا ہے۔ تو کوئی بھی کسی لیول پہ جاتا وہ بلا وجہ نہیں جاتا، وہ اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جس کو دنیا تسلیم کر چکی ہے، جس کو اللہ نے عزت دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی رسپیکٹ کریں۔ اچھا فروغ بھائی، ایک جو سب سے دلچسپ بات جو اب ہمیں جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ چلی، کہ چونکہ میں آپ کی شخصیت سے واقف ہوں، ایک بات جس نے مجھے جو ہے وہ ششدر کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ جی آپ نے BSc ڈبل میتھ فزکس کی ہے اور بعد میں آپ نے MSc فزکس کی ہے، حالانکہ میرا دور دور تک یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک فزکس میں جو ہے وہ MSc کرنے والا بندہ اردو ادب سے اتنا ذوق رکھتا ہے کہ وہ ایک شاعر بھی ہے۔ یہ حادثہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اصل میں نا بھائی بات یہ ہے کہ گو میں اس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن میرے پاس جو بکس ہیں وہ ساری لٹریچر کی ہیں۔ ٹوٹل میں نے اپنے گھر کے اندر جو ایک لائبریری بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر میرے پاس سارا سسٹم یہی ہے۔ اب بات ہے یہ کہ ادب کے ساتھ میری یہ فیلڈ نہیں تھا، لیکن میں اس کے اندر آ گیا ہوں، وہ یہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ میرے اندر بیسیکلی موجود تھا، لیکن یہ ہے کہ میرا جو MSc کرنے کا تھا وہ میرا کیونکہ میں ایک قابل اسٹوڈنٹ تھا میٹرک سے، اور ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، تو میرا فیلڈ یہ بن گیا۔ میں انجینئرنگ کے اندر جانا چاہتا تھا FSc کے بعد، لیکن میں اس کے اندر نہیں گیا، تو پھر میں نے آگے BSc کر لی اور MSc کر لی۔ کچھ ہمارے علاقہ جات کے اندر یہ چیزوں کا فقدان ہے، ہمیں اس چیز کا ہونا چاہیے کہ جو بچہ اگر میں MA اردو کرتا تو میں ہو سکتا ہے کوئی یونیورسٹی ٹاپ کر جاتا، کیونکہ یہ میرے اندر ایک چیز آلریڈی رکھی گئی تھی۔ اگر میں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تو میں زیادہ بیٹر کام کر سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ مجھے گائیڈ یا مجھے کوئی پرکھ نہیں سکا، یا میری کسی نے پہچان نہیں۔ اب ہم جو اسٹوڈنٹس کو ادھر پڑھاتے ہیں، ہم ان کا خیال کرتے ہیں کہ یہ بچہ کس سمت کو جا رہا ہے، اس کو کیا چیز دیں گے تو یہ اس کو اچھے طریقے سے جائیں گے۔ لہذا ہمارے جو تعلیم کا معیار ہے وہ بھی کچھ اس لیے ڈاؤن ہے کہ ہم جو چیز بچہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جو چیز بچہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور جو چیز والدین کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور جو اس کے اندر ایبیلٹی ہوتی ہے اس کا کسی کو بھی نہیں پتا۔ اگر وہ چیز جلدی پہچان لی جائے تو وہ بچے کی منزل آسان ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ بھٹی صاحب نے بڑا ایک اہم نقطہ جو ہے وہ اٹھایا ہے کہ ہمیں اپنے جو نئے آنے والی جو جنریشن ہے ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بڑا محتاط ہونا ہے۔ ہم ان کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ان کا ذہن جو ہے وہ کس سائڈ پہ ہے، یہ کن چیزوں کو لائک کرتے ہیں، کن کو ڈس لائک کرتے ہیں، کیا یہ سائنس کو پڑھنا چاہتے ہیں، کیا یہ ادب کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے، اور اس چیز کو دیکھ کے اپنے جو بچوں کا مستقبل ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ سیٹل کرنا ہے، اور اس کے مطابق اپنے بچوں کو چلانا ہے۔ بڑا اچھا، ہم اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، بس آخری 1 2 سوالات ہیں اور پھر ایک غزل ہوگی اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ایک سوال آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے جو ہے وہ پاک برٹش ایک ادبی تنظیم ہے، اس میں جو ہے وہ چیف گیسٹ کے طور پر اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دی، کیسا ایکسپیرینس رہا؟ وہ میرا الحمدللہ، ہم نے پاک برٹش کے ساتھ بھی، الکار باب ذوق کے ساتھ بھی، جڑاں والا کے اندر جڑاں والا ادبی فورم ہے،
उसके बाद वकार अदब जड़ांवाला है। ये सारी तंजीमें बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। सीनियर्स शोराए कराम इनके साथ टाइम गुजार रहे हैं। सीनियर्स की हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे सारे ही सीनियर्स हैं और हमारे बड़े हैं। हम उनके साए के नीचे हम अपने आप को परवान चढ़ा रहे हैं। जड़ांवाला अदबी फार्म और वकार अदब जो तंजीम है उसका आपने जिक्र किया कि ये हमारे इलाके में जो है वो अदब के फ़रोग़ के हवाले से काम कर रही। क्या अभी तक क्या इक़दामात हुए हैं, आपने क्या कुछ किया है अदब के हवाले से? कौन कौन सी ऐसी जो बैठकें हैं वो आपने मुनक़्क़द की हैं? कौन सी आपकी खिदमात हैं जो आप अभी तक जो है वो जड़ांवाला के अंदर कर चुके हैं? जड़ांवाला अदबी फोरम जो है वो हमारे एक दोस्त हैं रियाज खिलजी साहब, उन्होंने उसको प्रमोट किया है और उसमें सारे जड़ांवाला का हिस्सा है, मतलब वो सारे जड़ांवाला के लिए तंजीम है। और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि मैं भी उसी प्लेटफार्म से पहला मैंने मुशायरा इधर जड़ांवाला में पढ़ा। फिर मैंने इधर के लोग, जब मैं जड़ांवाला में आया हूँ गांव से, तो इधर के जड़ांवाला के जो लोग थे वो अदब के साथ उनका वो लगाव नहीं था। जनाब रफ़ाकत हुसैन मुमताज़ साहब जो हैं वो जड़ांवाला के अदबी, मैं समझता हूँ कि हमारे सब जितने भी शोराए कराम हैं, क्योंकि वो जड़ांवाला का कहना उनके एजाज़ को कम करना है, वो पूरे पाकिस्तान का मान है। उसके बाद हमारे गांव के अंदर पंजाबी शोराए कराम हैं, मुनव्वर शकीर साहब हैं, वो जो है उनकी 6 किताबें हैं। इसके अंदर मोहसिन एजाज साहब उनके नात की किताब है। उसके बाद जो हमारे इधर जड़ांवाला अदबी फोरम का है, उन्होंने काफ़ी सारी किताबों की तकरीबें भी करवाई हैं और उसके साथ उन्होंने नौजवानों को जड़ांवाला अदबी फोरम ने एक ब्राइट करने में, उनको चमकाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। वकार अदब के तहत इंटरनेशनल प्रोग्राम हुए। वकार अदब जनाब प्रोफेसर डॉक्टर वकार हैदर शाह साहब, उनकी वो बेस उन्होंने रखी है। वो भी मतलब एक इंटरनेशनल तंजीम है, उसके साथ भी बड़े अच्छे प्रोग्राम हुए हैं। जड़ांवाला के अंदर जो हमारे शोराए कराम हैं, असद अवान साहब हैं, अमानत अली ज़ुबैरी साहब हैं, उनके साथ साथ नौजवान अरसलान हैदर है, ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं और भी हैं, मतलब जो शेर कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हम सब मिल के एक मोहब्बत के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा फ़रूक भाई, आप उर्दू के साथ साथ जो है वो पंजाबी जो लिटरेचर है उससे भी मोहब्बत करते हैं और पंजाबी शायरी भी। आखिर में आपने अपनी एक पंजाबी गज़ल या पंजाबी जो अशार हैं और उसके अलावा एक उर्दू गज़ल जो है सुनानी है। जी, उर्दू की एक गज़ल मैंने अभी कल कही है, वो मैं आप लोगों की जी ताज़ा जो कलाम है फ़रूक भट्टी साहब का, वो आप मुलाज़ा फरमाएँ और अपनी समातों की नज़र करें। उम्मीद है कि इनके जो अल्फाज हैं आपके क़ुलूब ज़ान को ज़रूर मुअत्तर करेंगे। उर्दू की गज़ल है कि कैसी कश्ती है ये मंझधार ने देखा ही नहीं, ऐसी कश्ती है ये मंझधार ने देखा ही नहीं, मेरे उस पार को इस पार ने देखा ही नहीं। क्या कहने देखकर चेहरा तेरा मूंद ली आंखें उसने, देखकर चेहरा तेरा मूंद ली आंखें उसने, फिर किसी को तेरे बीमार ने देखा ही नहीं। देखकर चेहरा तेरा मूंद ली आंखें उसने, फिर किसी को तेरे बीमार ने देखा ही नहीं। आखिरी बार उसे मिल के पलट आया था, आखिरी बार उससे मिलकर पलट आया, आखिरी बार उसे मिल के पलट आया था। मुझको रोते दरो दीवार ने देखा ही नहीं, क्या कहने, मुझको रोते दरो दीवार ने देखा ही नहीं। फूल क्या क्या थे जो पाँव के तले मसले गए, फूल क्या क्या थे जो पाँव के तले मसले गए, सानहा वक्त की रफ्तार ने देखा ही नहीं। फूल क्या क्या थे जो पाँव के तले मसले गए, सानहा वक्त की रफ्तार ने देखा ही नहीं, सानहा वक्त की रफ्तार ने देखा ही नहीं। और वो जबीं वो लबो रुखसार वो आंखें फारूक, वो जबीं वो लबो रुखसार वो आंखें फारूक, ऐसा महताब शबे तार ने देखा ही नहीं, ऐसा महताब शबे तार ने देखा ही नहीं। पंजाबी शायरी, पंजाबी शायरी ਦਾ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਨਖੇੜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਨਖੇੜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁੰਮਨ ਘੇਰ ਹਨੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲੋਂ, ਗੁੰਮਨ ਘੇਰ ਹਨੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਂਝੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁੰਮਨ ਘੇਰ ਹਨੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਂਝੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਏ ਹੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਂਝਣ ਦੀ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਏ ਹੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਂਝਣ ਦੀ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਖੇੜਾ ਕਰ ਲਈਏ क्या तखय्युल है, क्या तखय्युल। ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਖੇੜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਜੇ ਸਾਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਜੇ ਸਾਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗੇੜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਜੇ ਸਾਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗੇੜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕੰਧਾਂ ਖੋਲੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਬਣ ਗਈ ਏ ਕੰਧਾਂ ਖੋਲੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਬਣ ਗਈ ਏ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਥਕੇੜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਅੱਜ ਫਾਰੂਕ ਹਵਾਵਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਫਾਰੂਕ ਹਵਾਵਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਡੰਗ ਨਵੇੜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਸਦ ਮਿਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਤਨੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ اللہ پاک تمہیں بہت زیادہ اجر دے اور مالک تمہیں اس طرح یہ ادب کی خدمت کرنے کا موقع دے. تھینک یو سو مچ جی فروخ بھائی، بہت شکریہ. یہ تھے جی فروخ بھٹی صاحب جنہوں نے اپنی جو ہے وہ شاعری سے ہمیں محظوظ کیا اور اپنے خیالات جو ہے وہ آپ تک پہنچائے اور جڑا والا کے اندر ان کی جو خدمات ہیں ان کے بارے میں بتایا اور مختلف زندگی کے جو رنگ ہیں ان کو لفظوں کی شکل میں آپ کی سماعتوں کی جو ہے وہ نظر کی. ناظرین آپ نے پروگرام کو امید ہے انجوائے کیا ہوگا. ہمارا یہ سیگمنٹ درخشاں ستارے جو ہے وہ آپ کے لیے نت نئے لوگ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہے گا، مختلف ادبی شخصیات اور اس کے علاوہ تاریخی شخصیات جو کہ اس ملک کے لیے اس علاقے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، چمکتے ستارے ہیں، ہمارا روشن مستقبل ہیں. ہم ان کے انٹرویوز، ان کے خیالات، ان کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، ان لوگوں کو آپ کے ساتھ ملواتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ اپنے میزبان اسد منہاز کو دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.